हेलो, मैं अनूप कुमार गुप्ता, सौभाग्य देव इंटर कॉलेज में क्लास 12th में मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था। तो मैंने कल डिस्कस किया था कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने बता भी दिया था कि अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण जो होता है कि वह अध्रुवीय अणुओं से मिलकर होता है। यह जो अध्रुवीय अणु होते हैं आपस में लंदन बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो मैंने कल क्या कहा था, मैंने कल यह बताया था कि लंदन ने क्या कहा था, लंदन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि किसी अध्रुवीय अणु पे क्या होता है कि बहुत ही कम समय के लिए द्विध्रुव का निर्माण होता है। लंदन ने क्या कहा, किसी अध्रुवीय अणु पे बहुत ही कम समय के लिए द्विध्रुव का निर्माण होता है। उस द्विध्रुव को हम क्या कहते हैं, उस द्विध्रुव को हम तत्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, उस द्विध्रुव को हम तत्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। और मैंने इसके बारे में कल बता दिया था। ठीक है, इसको यार मैंने कल क्या शुरू किया था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस, मैंने कल इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दिया था। तो मैंने क्या कहा था, लंदन ने कहा कि अध्रुवीय अणु पर, किसी एक अध्रुवीय अणु पर एक ऐसी स्थिति आती है कि बहुत ही कम समय के लिए उसमें क्या होता है, द्विध्रुव का निर्माण होता है। उन्होंने क्या कहा, किसी अध्रुवीय अणु पे एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत ही कम समय के लिए उसमें किसका निर्माण होता है, द्विध्रुव का निर्माण होता है। उस द्विध्रुव को हम क्या बोलते हैं, तत्क्षणिक द्विध्रुव, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और यह द्विध्रुव क्या करता है, किसी दूसरे अणु को क्या करता है, प्रेरित करता है। और प्रेरित करने के दौरान जिस द्विध्रुव का निर्माण होता है उस द्विध्रुव को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित द्विध्रुव बोलते हैं। इस तत्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, उस बल को हम यहाँ पे क्या होगा, उस बल को हम लंदन बल कहते हैं। क्यों लंदन बल कहते हैं, क्योंकि लंदन ने इस बल को डिस्कवर किया था, लंदन फोर्स। तो अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण कैसे होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण अध्रुवीय अणुओं से होता है। यह जो अध्रुवीय अणु है आपस में किस बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, अध्रुवीय अणु आपस में लंदन बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, यह लंदन बल क्या कैसा बल है, लंदन बल तत्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, अब यह हो गया आपका ये। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण देखो। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, इसके एग्जाम्पल में आप जैसे H2 है, यह अध्रुवीय है। क्यों अध्रुवीय है, क्योंकि इसकी दोनों सिराएं क्या है, एक समान है। क्लोरीन है Cl2, ये भी क्या है, अध्रुवीय है। क्यों अध्रुवीय है, क्योंकि इसकी दोनों सिराएं क्या है, आपस में समान है। और मैंने क्या कहा, अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण क्या होता है, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर होता है। या जो अध्रुवीय अणु आपस में लंदन बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यह अध्रुवीय अणु, लेकिन ऐसा नहीं है कि अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण सिर्फ अध्रुवीय अणुओं से होता है, ऐसा नहीं है। अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण अध्रुवीय परमाणु से भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल उसका भी देख लो, आर्गन क्या है, तो अणु है। अणु का निर्माण कैसे होता है, अणु का निर्माण जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो उस समय किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। जैसे H2 क्या है, इसमें दो परमाणु हैं, Cl2 क्या है, इसमें दो परमाणु हैं। ठीक है, अब देखो अब ये हो गया आपका आर्गन क्या है, अध्रुवीय परमाणु है, अध्रुवीय अणु है। ठीक है, यहाँ पे आर्गन क्या है, अध्रुवीय अणु। इसको क्या है, नॉन पोलर एटम। ठीक है, ये जो आर्गन है क्या है, अध्रुवीय अणु है, नॉन पोलर एटम है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण अध्रुवीय अणुओं से भी होता है, अध्रुवीय परमाणु से भी होता है। ठीक है,
तो यह इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद से अगली जो टॉपिक थी वो क्या थी, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं, ध्रुवीय ध्रुवीय आणविक ठोस या ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है। ठीक है, ये आपके सॉलिड स्टेट का या पार्ट 5वां भाग है, पार्ट 5 ये। ठीक है, 5वां पार्ट है आपका सॉलिड स्टेट का। ठीक है, थोड़ी सॉलिड स्टेट थोड़ी बड़ी चैप्टर है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का जो निर्माण होता है वह ध्रुवीय, यहाँ पे क्या होता है, ध्रुवीय अणुओं से होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने HCl लिया, HCl क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा होती है। क्लोरीन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही क्लोरीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस क्लोरीन पे कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश, और इस पे कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस पे क्लोरीन पे कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक, और हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यह जो HCl है क्या है, ध्रुवीय अणु है। क्यों ध्रुवीय अणु है, इसके पास 2 सिराएं हैं और दोनों सिराओं को पे पास क्या है, अलग अलग तरह, भिन्न भिन्न तरह के आवेश हैं। यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, इसके पास HCl के पास 2 सिराएं हैं और दोनों सिराओं के पास अलग अलग आवेश हैं। तो हमने क्या कहा, तो इसको हम क्या, ये क्या है, ध्रुवीय अणु है। ठीक है, ध्रुवीय अणु है, इसको हम द्विध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय अणु नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसको हम डाइपोल, द्विध्रुव भी कहते हैं, डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव। ठीक है, इसको द्विध्रुव भी कहते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, तो ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण किससे होता है, ध्रुवीय अणु से होता है। और ध्रुवीय अणु आपस में जिस बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं उस बल को हम द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। कैसे, जैसे मैंने HCl की संरचना मैंने कैसे बनाई, ऐसे बनाई। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने एक HCl की संरचना बना दी, दूसरी HCl यहाँ पे, तो यह क्या, ये भी द्विध्रुव है। द्विध्रुव मतलब क्या, जिसके पास 2 सिराएं हैं, और ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु की मतलब भी क्या होता है, ध्रुवीय अणु ऐसा अणु होता है जिसके पास क्या हो, 2 सिराएं हो, दोनों सिराओं के पास क्या हो, अलग अलग आवेश हो। और द्विध्रुव का मतलब भी वही होता है जिसके पास 2 सिरा हो। ठीक है, तो यह भी डाइपोल है, ये भी द्विध्रुव है, ये भी क्या है, द्विध्रुव है, डाइपोल, और ये भी क्या है, डाइपोल। तो अब इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को हम डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, डाइपोल आकर्षण, डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहते हैं, डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण किससे होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण द्विध्रुव से होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण किससे होता है, द्विध्रुव से होता है। यह जो द्विध्रुव होते हैं आपस में किस बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, आपस में द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हो, ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण ध्रुवीय अणु से होता है। यह जो ध्रुवीय अणु है आपस में द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। कई तरह से डिफिनेशन अपना दे सकते हो। ठीक है,
तो हमने क्या जाना, द्विध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण किससे होता है, ध्रुवीय अणु से। यह जो ध्रुवीय अणु है आपस में किस बलों के द्वारा बंधे हैं, द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब आकर्षण बल, ठीक है। द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। यह जो क्या है, यह जो ध्रुवीय अणु आपस में जिस बलों के द्वारा बंधे रहते हैं उस बल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो अब यह आपका टॉपिक खत्म हो गया, द्विध्रुव आकर्षण बल। इसका उदाहरण में आप क्या लिखोगे, इसके उदाहरण में आप इसका ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण में क्या लिखोगे, उदाहरण में आप SCl लिखोगे। SCl क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है, ठीक है। तो उदाहरण में आप SCl लिख देना। डेफिनेशन आती है कि ध्रुवीय आणविक ठोस को परिभाषित कीजिए और ध्रुवीय आणविक ठोस को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद से मैंने क्या कहा था, क्रिस्टलीय ठोस को मैंने कितने भागों में विभाजित किया था, क्रिस्टलीय ठोस को मैंने 4 भागों में विभाजित किया था। और पहला था क्या था, पहला आणविक ठोस था, दूसरा क्या था, दूसरा आयनिक ठोस था, दूसरा और तीसरा धात्विक ठोस था और चौथा सहसंयोजक ठोस था। तो आणविक ठोस को 2 भागों में विभाजित किया, ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। और ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में हमने देख लिया। अब हम आते हैं आयनिक ठोस के बारे में, ठीक है। आयनिक ठोस, तो अब हम आते हैं आयनिक ठोस क्या होती है उसको देख लिया जाए। आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। ठीक है। अब यह आयनिक ठोस होता क्या है इसके बारे में देखा जाए, ठीक है। 1 सेकेंड। तो हमने क्या जाना कि आयनिक ठोस के बारे में हम देख लिया जाए, आयनिक ठोस होता क्या है, ठीक है। यह जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस का निर्माण क्या होता है, आयनों से होता है। आयनिक ठोस का निर्माण क्या होता है, आयनों से होता है। यह आयन आपस में वैद्युत स्थैतिकी बलों के द्वारा, यह आयन आपस में किस बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आयन यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग ने पढ़ा होगा समूह प्रथम में कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं साइलेंट कर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो समूह प्रथम में कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक है। तो यह जो तत्व हैं, यह जो परमाणु हैं, यह सब परमाणु के पास यह धनात्मक आवेश में ही अस्थायी होते हैं, ठीक है। यह जो परमाणु होते हैं वह धनात्मक आवेश अगर इस पे रहे तभी यह परमाणु अस्थायी होते हैं। यह क्या है, सभी धातु। अब धातु के पास धनात्मक आवेश होता है और यह धनात्मक आवेश में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यह जो है यहाँ पे जैसे NaCl है,
तो यह NaCl है, तो NaCl में क्या होगा, NaCl में Na के पास कौन सा आवेश होगा, धनात्मक, और Cl पे पास कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक। क्यों धनात्मक होगा, क्योंकि यह समूह प्रथम है, और समूह द्वितीय में इसमें क्या होता है, इसमें भी जो तत्व होते हैं इस परमाणु होते हैं, ये भी परमाणु क्या होते हैं, धनात्मक आवेश में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो तत्व है, ये परमाणु है, ये सब क्या होते हैं, किस, ये सब धातु है, ये धातु जो होते हैं ये किस में स्टेबल होते हैं, यह भी धनात्मक आवेश में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो यह समूह प्रथम और समूह द्वितीय में जो भी परमाणु हैं वो किस आवेश में अस्थायी होते हैं, धनात्मक आवेश में। जैसे समूह प्रथम का है, ये किसमें अस्थायी है, धनात्मक आवेश में अस्थायी है। जब इसमें धनात्मक आवेश सोडियम पे आ जाएगा तो क्लोरीन पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने क्या कहा, समूह प्रथम में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सब किस आवेश में स्टेबल होते हैं, किस आवेश में अस्थायी होते हैं, वह धनात्मक आवेश में ही स्टेबल होते हैं, धनात्मक आवेश में ही अस्थायी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, या जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के पास कौन सा आवेश है, प्लस। क्यों प्लस है, क्योंकि समूह प्रथम का है, यह मेटल है, धातु है, इस वजह से धनात्मक आवेश में क्या होंगे, स्टेबल होंगे, अस्थायी होंगे। तो यह आयनिक, या जो क्या है, आयन है, ये जो आयनिक अणु हैं, जो आयनिक अणु होते हैं, ये आपस में आयनिक अणुओं के बीच, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम, आयनिक ठोस का निर्माण आयनिक अणुओं से होता है। आयनिक ठोस का निर्माण किससे होता है, आयनिक अणुओं से। यह जो आयनिक अणु है, यह देखो, आयनिक अणु आपस में जिस बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बलों को हम वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यह जो क्या है, सोडियम, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, आयनिक अणु है। आयनिक अणु का मतलब क्या हुआ, ऐसा अणु जो आयन के रूप में हो, इसके पास क्या है, धनात्मक आवेश है, इसके पास क्लोरीन पे पास ऋणात्मक आवेश है। क्यों धनात्मक आवेश है, क्योंकि यह समूह प्रथम का है। हम जानते हैं समूह प्रथम में कौन कौन से तत्व होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये जो तत्व हैं, ये जो परमाणु हैं, ये सब किस आवेश में अस्थायी होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं यह धनात्मक आवेश में अस्थायी होते हैं, ठीक है। और जब इस पे धनात्मक आवेश आएगा तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो यह क्या है, आयनिक अणु है। आयनिक अणुओं के बीच लगने वाला जो बल लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जो तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जो आयनिक ठोस का निर्माण किससे होता है, आयनिक अणु से होता है। ये सब क्या है, आयनिक अणु है, आयनिक अणु, आयनिक सॉलिड, आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक अणु। आयनिक अणु क्यों कहेंगे, क्योंकि इस अणु के पास धनायन भी है और ऋणायन भी है, धनायन भी है, ऋणायन भी है। ये दोनों क्या है, आयनिक अणु है। तो आयनिक ठोस का निर्माण किससे होता है, आयनिक अणुओं से होता है। आयनिक अणु किस बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बलों के द्वारा, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बलों के द्वारा। वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल क्या, कौन सा बल है, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल वह बल है जिस बल, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल वह बल है जो ऋणायन तथा धनायन के बीच लगता है, या धनायन तथा ऋणायन के बीच लगता है। वैद्युत स्थैतिकी वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल, ठीक है। वैद्युत स्थैतिकी आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो अब ये तो आयनिक ठोस हो गया।
ये तो आयनिक ठोस। तो मैंने क्या कहा, आयनिक ठोस का निर्माण किससे होता है? आयनिक ठोस का निर्माण आयनिक अणु से होता है। आयनिक अणु जिस बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं उस बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत स्थितिकी आकर्षण बल कहते हैं। विद्युत स्थितिकी आकर्षण बल क्या होता है? विद्युत स्थितिकी आकर्षण बल वह बल है जो ऋणायन तथा धनायन के बीच लगता है, या धनायन तथा ऋणायन के बीच लगता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने यह जो आयनिक ठोस है, यह जो आयनिक ठोस है, यह ठोस अवस्था में इसके जो अणु होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति नहीं करते। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक आयनिक ठोस में बना रहा हूं, ठीक है, आयनिक ठोस मतलब कि सभी पे कुछ कोई ना कुछ आयन होगा। ठीक है, यह सब आयनिक ठोस है। ठीक है, आयनिक ठोस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने आयनिक ठोस बनाया। आयनिक ठोस मतलब क्या? धनायन तथा ऋणायन। ये जो धनायन तथा ऋणायन क्या होते हैं? सब बंध के द्वारा बंधे रहते हैं ठोस अवस्था में, बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। बहुत बड़ी संरचना होगी, मैं तो छोटा सा बनाया हूं, 3 3 6 9 अणु का, 9 परमाणु से मिलके। तो मैंने क्या कहा, आयनिक ठोस का निर्माण किससे होता है? आयनिक अणु से होता है। जो ये आयनिक अणु आपस में बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, ये सब बंध है, ये बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में जो इसके अणु है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति नहीं करते। मैंने बताया भी था क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस है जिसके अणु क्या होते हैं? एक स्थान, एक जिसके अणु या परमाणु क्या होते हैं? एक ही जगह पे स्थित रहते हैं, गति नहीं करते। ठीक है, लेकिन गति नहीं करते। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हमने ताप दिया, जैसे ही ताप दिया और ताप देने के बाद जो बंध बना है ये सब क्या होता है? टूट जाता है। जैसे ही हमने इसको अधिक ताप पर गर्म किया तो इनके बीच जो बंध बना है आयनों के बीच, ये सब बंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटने की वजह से जो आयन होते हैं, धनायन तथा ऋणायन, ये क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। तो मैंने फिर से बता दूं, मैं कह रहा हूं जो आयनिक ठोस के अणु हैं ठोस अवस्था में क्या होते हैं? ठोस अवस्था में एक जगह पे स्थिर रहते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? एक जगह पे स्थिर रहते हैं, और एक जगह पर स्थिर रहने की वजह से यह गति नहीं कर पाते। एक जगह पर स्थिर रहने की वजह से यह गति नहीं कर पाते। और यह गति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके बीच यह बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, यह बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको अधिक ताप पर गर्म किया, जैसे ही हमने इसे अधिक ताप पर गर्म किया तो यह इनके बीच जो बंध बना है यह टूट जाता है। बंध बना है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब बंध टूट जाएगा तो यह आयन क्या होगा? धनायन तथा ऋणायन मुक्त गति करने के लिए क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। तो इस अवस्था में विद्युत का प्रभाव होता है। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत का प्रभाव होता है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत का प्रभाव होता है। जब गति ही नहीं करेगा, जब आयन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। यहाँ पे Cl माइनस पे कौन सा? यहाँ पे भी क्लोरीन के पास मैंने क्या बताया था? Cl माइनस था, उस पे भी कौन सा आवेश था? ऋणात्मक आवेश। जैसे Cl माइनस है, इस पे भी तो ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन क्या एक प्रकार का आयन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयन है अगर गलित ठोस अवस्था में क्या होता है? स्थिर रहता है। ठोस अवस्था में स्थिर रहने की वजह से आयन गति नहीं कर पाता। ठोस अवस्था में जो धनायन तथा ऋणायन एक जगह पर स्थिर रहने की वजह से गति नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह गलित अवस्था में होते हैं तो धनायन तथा ऋणायन के बीच जो बंध बना है वह बंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। इस वजह से जो धनायन तथा ऋणायन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो
आयनिक ठोस जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि इस अवस्था में विद्युत का प्रभाव होता है उसमें, ठीक है। लेकिन ठोस अवस्था में जो धनायन तथा ऋणायन होते हैं वह एक जगह पर स्थिर रहते हैं। एक जगह पर स्थिर रहने की वजह से आयन धनायन तथा ऋणायन गति नहीं कर पाते हैं। गति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। बंध के द्वारा बंधे रहने की वजह से आयन क्या होते हैं, एक जगह बंध के द्वारा बंधे रहने की वजह से आयन गति नहीं कर पाते, ठीक है। तो आयनिक ठोस अवस्था में क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक का मतलब क्या हुआ? विद्युत का कुचालक का मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं हुआ। क्यों प्रभाव नहीं होगा? क्योंकि विद्युत का प्रभाव क्या होता है, जब आयन गति करते हैं, ठीक है। तो जब आयन गति ही नहीं करेंगे तो विद्युत का प्रभाव कैसे होगा? लेकिन जैसे ही हमने उसको अधिक ताप पर गर्म किया तो क्या होता है, इनके बीच जो धनायन तथा ऋणायन के बीच जो भी बंध है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने की वजह से, बंध टूटने की वजह से क्या होता है, बंध टूटने की वजह से यह क्या होता है, आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक है। तो हमें क्या एक क्वेश्चन आता है, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक है, इसका समझाइए, मतलब इसका समझाइए क्या, क्यों ऐसा होता है। तो हमें क्या जवाब देना है कि आयनिक ठोस जो होता है, आयनिक ठोस अवस्था में इसके जो अणु होते हैं वह बंध के द्वारा बंधे रहते हैं और यह आयन जो होते हैं धनायन तथा ऋणायन वह एक जगह पर स्थिर रहते हैं और यह गति नहीं कर पाते। लेकिन गलित अवस्था में जो बंध होता है, धनायन तथा ऋणायन के बीच जो बंध बना हुआ है वह टूट जाता है। इस वजह से आयन धनायन तथा ऋणायन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और इस स्थिति में आयनिक ठोस गलित अवस्था, इस स्थिति में क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है। यानी कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो यही रीजन लिखना है। गलित अवस्था में सभी बंध आयनों धनायन तथा ऋणायन के बीच बंध टूट जाते हैं और टूटने की वजह से धनायन तथा ऋणायन क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत का प्रभाव होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन ठोस अवस्था में क्या होता है, धनायन तथा ऋणायन क्या होते हैं, धनायन तथा ऋणायन एक जगह पर स्थिर होते हैं, गति नहीं करते। जब गति नहीं करते तो इस स्थिति में विद्युत का प्रभाव नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होता है, विद्युत का प्रभाव नहीं होगा और आयनिक ठोस अवस्था में किसकी बात व्यवहार करेंगे, ठोस अवस्था में वह कुचालक की बात, गलित अवस्था में सुचालक की बात, ठीक है। थैंक यू।